हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार डीआरएस बायोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप लोगों को पता ही है कि 24 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ है। जैसे जैसे एक एक दिन और एक एक मिनट घंटे बीतते जा रहे हैं, वैसे छात्र और छात्राओं की जो दिल की धड़कन है वो बढ़ती चली जा रही है। वो बेचैन है कि हम परीक्षा में क्या लिख कर आएंगे, क्या लिखेंगे, क्या तैयार है कि नहीं है। इसलिए कक्षा 12 जीव विज्ञान के छात्र और छात्राओं के लिए मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं और इससे आप लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा, जिसे आप परीक्षा में एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान, जो लेसन नेम है तीसरा, मानव जनन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक ऐसा प्रश्न आता है, मादा जनन तंत्र, अर्थात जो है मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। मादा जनन तंत्र किसे कहते हैं? मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। ये एक मादा जनन तंत्र का चित्र है। ये कई बार परीक्षा में आ चुका है और इससे जितनी भी हेडिंग्स है, बहुत सारे इससे आर्गन है। मादा जनन तंत्र में बहुत सारे अंग हैं जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, जो जनन की क्रिया में सहायता करते हैं। ऐसे बहुत सारे अंग हैं। उन एक एक अंगों के बारे में भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम लोग अगर इस पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे तो कहीं से भी इस सिस्टम से, इस मादा जनन तंत्र से कहीं से भी अगर कोई हेडिंग्स पूछ ली जाती है तो आप बिंदास लिख कर आओगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम लोग मादा जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके पहले हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा है। हमारे पिछले वीडियो में आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। उसी प्रकार अब हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो आइए देखते हैं, ये है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये एक मादा जनन तंत्र है। और मादा जनन तंत्र के ये बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं जो जनन की क्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। मादा जनन तंत्र में सबसे प्रमुख अंग जो होता है, सबसे मुख्य अंग जो होता है दोस्तों, वह होता है, जानते हैं, वह होता है अंडाशय। देखिए यही है अंडाशय, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय। यहां पर देखिए ये है, दो अंडाशय हैं। देखिए यहां पे दो अंडाशय हैं। ठीक है, अर्थात एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एक मादा में दो ओवरी होती हैं, दो अंडाशय पाए जाते हैं, यानी एक जोड़ी होती है। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड पे ये होता है, दाएं साइड भी होता है, बाएं साइड भी होता है। ठीक है, उदर गुहा में जो वृक्क के पार्श्व भाग से क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। देखिएगा अंडाशय क्या है। देखिए यहां पे अंडाशय, इसलिए हम इसको प्रमुख अंग हम लोग कहते हैं अंडाशय। अंडाशय जिसको हम लोग ओवरी के नाम से भी जानते हैं, इसको अंग्रेजी में ओवरी कहा जाता है। अंडाशय क्या है? यह मादा में एक जोड़ी होती है दोस्तों, एक जोड़ी। यह एक जोड़ी पाई जाती है दोस्तों, यह एक जोड़ी पाई जाती है, यह एक जोड़ी पाई जाती है। यह मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग होती है। यह मादा की, मादा जनन अंग की, जनन अंग की प्राथमिक प्राथमिक लैंगिक अंग होती है दोस्तों, लैंगिक अंग होती है। ओके, इतना तो समझ गए। प्राथमिक लैंगिक अंग इसे किस लिए कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसे कहा जाता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम लोग इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यही एक ऐसा अंग है जो मुख्य अंग कहा जाता है मादा जनन तंत्र का। ये पूरा मादा जनन तंत्र का सिस्टम है, अर्थात मादा जनन तंत्र।
ये पूरे जो आर्गन दिखाए गए आपको, ये इस पूरे के पूरे जो सम्मिलित रूप से हैं, अर्थात जनन की क्रिया में भाग लेने वाले वे सभी अंग जो मादा में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मादा जनन तंत्र कहते हैं। तो मादा जनन तंत्र में भी दो अंग आते हैं। एक अंग आता है जैसे कि प्राथमिक लैंगिक अंग, याद रख रहना, अभी लिखा दिया हूं, अभी दोस्तों आपको लिखा दिया हूं। प्राथमिक लैंगिक अंग मादा का क्या है? प्राथमिक लैंगिक अंग, जिसे क्या कहते हैं? अंडाशय। क्या है भैया? अंडाशय है। ठीक है, अंडाशय है, यही अंडाशय। ये मादा का क्या है? प्राथमिक लैंगिक अंग है दोस्तों। ठीक है, ये मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है। एक और होता है दोस्तों द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग। ये द्वितीयक लैंगिक अंग क्या है? इन्हें हम सहायक लैंगिक अंग के नाम से भी जानते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या होता है जानते हैं? होता है अंडवाहिनी। कौन सा? अंडवाहिनी। ठीक है, अंडवाहिनी होता है दोस्तों। इसके बाद गर्भाशय होता है, गर्भाशय होता है दोस्तों। इसके बाद ग्रीवा होती है दोस्तों। इसके बाद योनि होता है। ये मादा के द्वितीयक लैंगिक अंग हैं। ये सहायता प्रदान करते हैं, अर्थात जनन में सहायक होते हैं। ये द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं। तो यहां पे आपको सारे लैंगिक अंग दिखाए गए हैं। अब हम एक एक के बारे में आपको समझा देते हैं। आप पता चल गया अंडाशय किसे कहते हैं भैया? यह मादा में एक जोड़ी पाई जाती है। एक जोड़ी, देखिए लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, दोनों साइड पे है। कौन? अंडाशय। तो यह मादा में एक जोड़ी पाई जाती है। ठीक है, यह मादा जनन अंग की प्राथमिक लैंगिक अंग कही जाती है, अर्थात इसे हम मादा जनन अंग का प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। और इसकी जो लंबाई होती है दोस्तों, इसकी लंबाई होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। ये लंबी होती है। नोट करते चलिएगा दोस्तों, आप लोग भी साथ साथ में नोट करते चलिएगा, अंडाशय के बारे में लिखते चलिएगा। ठीक है, और अच्छा रहेगा आप लोगों के साथ, आप लोग भी साथ में कलम कापी लेके बैठिए और उसको नोट करते चलिए। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा आप लोगों का भी। ठीक है, तो देखिए अंडवाहिनी अंडाशय जो होता है, ये मादा में एक अंडाशय जिसकी लंबाई कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ये प्रमुख क्यों कही जाती है दोस्तों? प्रमुख इसलिए कही जाती है क्योंकि ना इसमें ना एक एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स स्रावित होता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मादा में अंडाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वो होता है दोस्तों कौन सा? एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग जो होता है लैंगिक हार्मोन्स के भी नाम से भी जानते हैं, या इसको लिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये हार्मोन्स करता क्या है? ये हार्मोन्स जब मादा के अंडाशय से स्रावित होता है, तब मादा के जो द्वितीयक लैंगिक अंग है, ये जो द्वितीयक लैंगिक अंग है, ये द्वितीयक लैंगिक अंग में परिपक्वता उत्पन्न होती है, अर्थात इसमें धीरे धीरे सी मैच्योरिटी आने लगती है इन मादाओं में। ठीक है, मैच्योरिटी क्या आती है? लक्षण क्या उत्पन्न होते हैं? जो महिला होती है, उन महिलाओं में जो होता है उनकी आवाज जो होती है वो बहुत पतली होती चली जाती है, अर्थात किसके स्राव से? जब एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित हो जाता है अंडाशय से, तब इनकी आवाज जो होती है पतली होती जाती है। और इनके शरीर की जो लैंगिक अंग है, जैसे स्तन का विकास भी होना शुरू हो जाता है। जैसे और से भी विकास है, जैसे इनके शरीर में फैट का संचय होने लगता है, वसा का संचय होने लगता है, जिसके कारण इनके शरीर, इनके स्किन में ग्लो उत्पन्न हो जाती है, यानी कि इनके शरीर पर, इनके चेहरे पर चमक आ जाती है, अट्रैक्टिव होने लगती हैं। ये धीरे धीरे यानी कि कैसे होने लगती है? अट्रैक्टिव होने लगती हैं। ठीक है, इनमें मधुरता उत्पन्न, इनके शरीर में कोमलता उत्पन्न होने लगती है, किसके कारण? एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण। इसीलिए ना इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं।
और जब ये स्रावित होता है तभी इसके अंदर से ओवम बनना स्टार्ट हो जाता है, अर्थात ओवुलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अर्थात ओवुलेशन का मतलब अंडोत्सर्ग। अंडे जो यहां पे बनते हैं, क्योंकि अंडाशय में क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं, जिसे हम लोग अंडे भी कहते हैं, ओवा कहते हैं। ये अंडे जब बन जाते हैं, कब बनते हैं बताइए, जब भैया हार्मोन्सवा निकलेगा ना भैया, तभी बनेगा। ठीक है, जब हार्मोन्स निकलेगा तभी बनेगा, तब ये रिलीज करेगा, यहां से ये अंडे निकाल करके भेजेगा बाहर। कहां पे भेजेगा, इसी जो झल्लरी है, जो प्रवर्ध है, किसके बताओ, कीप का जो प्रवर्ध है जिसे झल्लरी कहा जाता है, इसी में एक छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया, इसी में ना एक को छिद्र पाया जाता है। उस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, इन छिद्र को हम लोग कहते हैं आस्टियम। क्या कहते हैं, आस्टियम। इसी आस्टियम से ना वो अंडाणु जो होगा, ये अंडा जो होगा, ये निकल करके चलाएगा कीप में। तो उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं ना, अंडोत्सर्ग बोलते हैं। अतः क्या होगा कि यह प्रक्रिया स्टार्ट होगी किसके द्वारा, एस्ट्रोजन हार्मोन्स के स्रावित होने के द्वारा। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होगा और तब अंडे भी बनेंगे, अंडोत्सर्ग होगा। अंडे ये 28 दिन का चक्र चलाएगी, 28 दिन के बाद ये नष्ट होकर के ये मासिक चक्र के रूप में फिर डिस्ट्रॉयड होकर के ये टूट टूट करके निकलने लगेंगे। अर्थात जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होने लगता है महिलाओं में, तभी महिलाओं में मासिक चक्र की शुरुआत होती है। इसकी मासिक चक्र की, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे बहुत प्रश्न आने वाले हैं आप लोगों के परीक्षा में, बहुत प्रश्न बन के आते हैं। जो होता है ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न आते हैं बड़े बड़े से, यानी कि 4 नंबर के, 5 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के, 2 नंबर के, बहुत सारे क्वेश्चन बन के आएंगे। तो एक एक पार्ट के बारे में हम लोग आसानी से समझ रहे हैं। तो अंडाशय आप लोग समझ गए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे अंडाशय में क्या है। आगे हम लोग पढ़ते हैं अगला, देखिएगा अंडाशय का भाग तो जान के, ये एक जोड़ी होती है। ठीक है, तो ये है अंडवाहिनी नलिका, इसे फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है अंडवाहिनी नलिका। ये जो अंडवाहिनी नलिका है, देखिएगा यही है, देखो बहुत ध्यान से स्पष्ट देखिएगा, यही अंडवाहिनी नलिका है। इतना तो आप लोग नोट ही कर लिए होंगे। तो आप लोग जो है स्ट्रक्चर का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्ट्रक्चर का भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलिए दिखाते हैं आप लोगों को हम अंडवाहिनी नलिका के बारे में, थोड़ा सा समझा दिया जाता है अंडवाहिनी नलिका है क्या चीज। ठीक है, आइए देखिए अंडवाहिनी नलिका क्या है ना, यही ये यहां पे मैंने एक बना दिया अंडवाहिनी नलिका। ठीक है, ये है, ठीक, ये है अंडाशय, यही है अंडाशय। ये टोटल यहां से लेके यहां तक को हम क्या बोलते हैं जानते हैं, अंडवाहिनी नलिका। अंडवाहिनी नलिका, इन्हें हम डिंबवाहिनी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, अंडवाहिनी नलिका। ठीक है, अंडवाहिनी नलिका। अब देखिए ये अंडवाहिनी नलिका है क्या चीज भैया, अंडवाहिनी नलिका ये जो होता है, अंडवाहिनी नलिका की जो भित्ति होती है, जो भित्ति होती है, बाह्य आवरण, ये इसकी जो बाहर की आवरण होती है, ये पेरिटोनियम की बनी होती है। अर्थात ये पेरिटोनियम होती है, ये इसको पेरिटोनियम भी कहते हैं हम लोग, पेरिटोनियम। इसका जो बाहरी आवरण बना होता है अंडवाहिनी नलिका का, तो लिखते चलिए, नोट करते भी चलिएगा। अंडवाहिनी नलिका ये लंबी कुंडलित नलिका होती है। कुंडलित मतलब घुमावदार होती है, देखिए ऐसे घूम के आई हुई है और आगे भी से घूम जाती है। ठीक है, गर्भाशय भी बना लेती है, तो ये देखिए घूम करके जाती है, तो इसलिए इसको कुंडलित कर सकते हैं। अंडवाहिनी ये जो नलिका होती है ये कुंडलित नलिका होती है। ठीक है, और इसका जो बाह्य आवरण होता है, बाह्य भित्ति होती है, ये पेरिटोनियम्स की बनी होती है, अर्थात ये पेरिटोनियम होती है। ठीक है भैया, और ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, भैया 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये भी पूछा जाता है प्रश्न, ऑब्जेक्टिव में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अंडवाहिनी नलिका की लंबाई कितनी होती है, तो आप बताइएगा 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है इसकी, अंडवाहिनी नलिका की 10 से 12 सेंटीमीटर की ये लंबी नलिका होती है। इसके बहुत सारे भाग होते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे इसके निम्नलिखित भाग हैं, इसके कई भाग है, अर्थात 3-4 भाग कर सकते हैं आप लोग, 3 भाग हैं। देखिए ये यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए बनाया गया है, आप लोगों को दिखा दिया जाता है कि इसमें देखिए कितने भाग हैं। जैसे देखिए कीपक, अर्थात कीप भाग है, ठीक है, तो कीप है, तुम्बिका है, स्थमस है, इसके 3 भाग हैं।
अर्थात अंडवाहिनी नलिका के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। ये टोटल अंडवाहिनी नलिका है और इसके कितने भाग हैं? 3 भाग। अंडवाहिनी नलिका के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कीप है, तुम्बिका है और इस्थमस है, जिसे हम लोग संकीर्ण पथ के नाम से जानते हैं। तो भैया कीप किसे, ये कीप समान संरचना होती है। कीप किसे कहते हैं? कीप के समान संरचना होती है। कीप के यहां पे देखो, ये कीप के समान संरचना होती है और कीप के चारों ओर ना प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिसे ना झल्लरी कहते हैं। यहां पे लिखा गया देखो, ये झल्लरी, इसको अंग्रेजी में फिम्बरी कहते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, यानी अंगुली नुमा संरचना होती है, जिससे अंडाशय जो होता है, देखो अंडाशय जो होता है, देखो इसी से जाके जो होता है जुड़ा होता है, चिपका होता है, इसी से अटैच्ड होता है। जैसे हम देखो एक चीज बता दे रहे हैं, अभी उदाहरण आपको समझा दे रहे हैं, समझ जाएंगे, स्पष्ट समझ जाएंगे। जैसे इसको मार्कर को मैंने लिया ऐसे, अब इसको मैंने ऐसे दबा के रखा है, ठीक है, इसको इस अंगुली से हमने अपने इस अंगुली से दबाया, इधर अंगूठे से दबाया है, तब ये मार्कर टिका हुआ है। अगर अंगुली उठा दिया जाए, ये अंगुली उठा दिया जाए, ये मार्कर ऐसे गिर जाएगा धड़ से। तो इसी प्रकार से ये फिम्बरी भी है, इस फिम्बरी भी ऐसे इसको क्या करके अंडाशय को पकड़ के रखी हुई है, कैच करके रखी हुई है। ये कीपक का प्रवर्ध है, ठीक है। और इसके बीच में एक छिद्र पाया जाता है, इसके बीच में एक छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र को हम अस्टियम छिद्र कहते हैं, यानी अस्टियम, क्योंकि यही फिंगरी में देखिएगा, यही प्रवर्ध में एक छिद्र पाया जाता है, अस्टियम छिद्र होता है दोस्तों। कौन सा छिद्र? अस्टियम। उस छिद्रवा को है ना अस्टियम कहते हैं। कब इसका काम कब लगता है? जब ये अंडाणु यहां बन जाएगा, मादा के अंडाशय में जब अंडाणु बन जाएगा, तो अंडाणु निकलेगा, यही फैलोपियन ट्यूबवा में जाएगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा ना। जब ये अंडवाहिनी नलिका में जाएगा, तभी तो ये अंडाणु मादा युग्मक जब यहां अंडवाहिनी नलिका में आएगा, तुम्बिका के पास आएगा, तभी तो निषेचन की क्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगा। तो जाएगा कैसे? इससे निकल करके, इसी अस्टियम से निकल करके जाएगा, यहां से निकल कर चलाया जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो अंडोत्सर्ग की क्रिया किस छिद्र से होती है? अस्टियम छिद्र से होती है। किस छिद्र से? अस्टियम छिद्र से। तो नोट करते चलिएगा। तो झल्लरी समझ में आ गया आपको, कीप समझ में आ गया, तुम्बिका क्या होती है ये भी समझ लीजिए। तुम्बिका जो होती है, ये ऐसा भाग होता है, देखिए अंडवाहिनी नलिका का जो मुड़ा हुआ भाग है ना, ये देखो, यही घुमावदार वाला भाग, यही घुमावदार, जहां से घूमती है, जहां से ये घूम रही है, ऐसे देखो, यहां से ऐसे जो घूम रही है, यही फिंगर देखो, ये जो घूम रही है यहां पे, वही है तुम्बिका। क्या है? तुम्बिका। अर्थात अंडवाहिनी नलिका जहां से मुड़ी होती है, जहां से मुड़ती है, उसी को क्या बोलते हैं? तुम्बिका कहते हैं। नोट कर लो भैया, नोट कर लो, उसी को क्या कहते हैं? तुम्बिका कहते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है तुम्बिका है। अब तुम्बिका में ही निषेचन की क्रिया होती है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी नलिका में निषेचन की क्रिया कहां पर होती है? तो तुम्बिका में होती है, एम्पूला में। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ना, एम्पूला बोलते हैं। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। क्लियर? चलिए तो आगे चलते हैं। अगला भाग आता है ना इस्थमस। कौन सा भाग आता है? इस्थमस भाग। यह ना एक सीधी नलिका होती है, लंबी नलिका। ये देखो, यहां से ये टोटल यहां से निकल करके ये पूरा का पूरा नलिका किसकी भाग कहलाती है? इस्थमस की कहलाती है। इसको संकीर्ण पथ कहा जाता है। और आगे चल के ये गर्भाशय से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? गर्भाशय से, यानी आगे गर्भाशय से, पीछे किससे? तुम्बिका से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है भैया? तुम्बिका से। आगे जो होता है किससे? गर्भाशय से, और पीछे जो होती है तुम्बिका से जुड़ी होती है। आगे चल के देखो, यह गर्भाशय से जुड़ गई ना, कौन? संकीर्ण पथ। तो ये देखिए, यहां पे बहुत स्पष्ट हो गया। इस्थमस आप जान गए, संकीर्ण पथ क्या है? यह एक लंबी, ठीक है, नलिका है, जो आगे कहां? गर्भाशय नाल में जो होता है जुड़ी होती है, अर्थात गर्भाशय के नाल से जुड़ी होती है। तो आगे वाला भाग जो है अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग के बारे में मादा के, जिसे गर्भाशय कहा जाता है। गर्भाशय मादा में जो होता है, मनुष्य की जो मादा अर्थात महिला होती है, उसमें सिंप्लेक्स प्रकार का गर्भाशय पाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, कौन से प्रकार का? सिंप्लेक्स प्रकार का गर्भाशय पाया जाता है। और ये गर्भाशय को हम क्या बोलते हैं? बच्चादानी के नाम से भी जानते हैं। यूट्रस, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? यूट्रस कहा जाता है। यहां पे देखिएगा, और ये जो है गर्भाशय जो है, इसी को बोलते हैं बच्चादानी। और गर्भाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग, फंडस, काय और ग्रीवा। याद रखिए कितने भाग होते हैं। देखिए गर्भाशय के कितने भाग?
तीन भाग, फंडस, काय, ग्रीवा। बहुत सिंपल सी बात। फंडस किसे कहते हैं? गर्भाशय का जो ऊपरी भाग, उभरा हुआ भाग, फूला हुआ भाग होता है, उसे फंडस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फंडस कहते हैं। काय, गर्भाशय का जो मध्य वाला भाग, काय मतलब बॉडी, इसको कहते हैं भैया बॉडी का निर्माण, अर्थात एक भ्रूण का परिवर्धन इसी काय के अंदर होता है। यानी कि काय में ही होता है किसका परिवर्धन? एक बॉडी का परिवर्धन होता है। इतना तो क्लियर हो गया आपको? काय समझ गए आप लोग? ठीक है, तो काय हो गया। ये भैया गर्भाशय ग्रीवा है, ये ग्रीवा होती है। ठीक है, यानी कि काय का जो निचला भाग होता है, ठीक है, काय का कौन सा भाग भैया? काय का जो निचला भाग होता है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ना ग्रीवा। क्या बोलते हैं? ग्रीवा। और ग्रीवा जो है आगे ग्रीवा नाल में खुलती है, और जो ग्रीवा नाल होती है, ये दोनों अस्तर मिलकर के योनि का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग वेजाइना कहते हैं अंग्रेजी में। तो पहले तो सिंपल सी बात है, काय में क्या होगा? तो गर्भाशय के कितने भाग होंगे? तीन भाग हैं, फंडस है, काय है, और गर्भाशय ग्रीवा यानी कि ग्रीवा है, सर्विक्स इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। तो इतना बात क्लियर हो गया। और हाँ, एक चीज और क्लियर करते चलिए, गर्भाशय में तीन अस्तर भी पाए जाते हैं, अर्थात गर्भाशय कितना स्तरीय होता है? तीन स्तरीय। इसके अंदर 3 लेयर्स पाए जाते हैं, गर्भाशय के अंदर 3 लेयर्स पाए जाते हैं भैया, 3 लेयर्स। पहला जिसको बोलते हैं, जैसे ये जो अंदर सबसे अंदर है, देखिए यहां पर दिखाया गया है आप लोगों को, रेड से दिखाया गया है, ये है अंतः गर्भाशयी स्तर है, इसे बोलते हैं अंतः गर्भाशयी स्तर। इसे एंडोमेट्रियम लेयर के नाम से भी जाना जाता है। एंडोमेट्रियम लेयर बहुत इंपॉर्टेंट परत है, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट जो होती है स्तर है ये, जिसी से जो होता है, क्या होता है जानते हैं? इम्प्लांटेशन, अर्थात इन्हीं से होता है रोपड़, भ्रूण रोपड़ होता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? यहाँ पे रोपड़ होगा किसका? भ्रूण का रोपड़। यही भ्रूण आके जो भ्रूण बनेगा, अभी आपको समझा रहे हैं भ्रूण कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, कब बनेगा, किस कारण बन जाता है, तो और ये कैसे चिपक जाता है यहाँ पे, तो यही चिपकना ही अंतःरोपण कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतःरोपण कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। इसी एंडोमेट्रियम लेयर गर्भाशय के अंतः अस्तर से जाके जुड़ता है, इसी से चिपक जाता है। तो इतना आप लोग क्लियर हो गया, समझ गए। ये बहुत संकुचनशील होता है, इसमें संकुचन भी उत्पन्न होता है, अर्थात ये जो होता है संकुचन क्रियाविधि भी होती है, संकुचन उत्पन्न होता है। ठीक है, दूसरा भाग होता है इसका, ये बीच वाला देखिएगा, बीच वाला जो स्तर है गर्भाशय का बीच वाला, उसको बोलते हैं मध्य गर्भाशयी स्तर, और ये सबसे बाहर का स्तर है, इसको बोलते हैं बाह्य गर्भाशयी स्तर। ठीक है, तो गर्भाशय के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं भैया। पहला होता है बाह्य, दूसरा होता है मध्य, और तीसरा होता है अंतः गर्भाशयी स्तर। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? अंतः गर्भाशयी स्तर। और इम्प्लांटेशन क्रिया यानी कि अंतःरोपण प्रक्रिया कहां पर होती है, किस परत में होती है, किस स्तर में होती है? तो गर्भाशय के अंतः स्तर में होती है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? बहुत वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है। इस स्ट्रक्चर से आप लोग जी को सब कुछ लिख सकते हो, जितने भी क्वेश्चन आएगी, कोई भी पूछ ले, संकीर्ण पथ क्या है, तुम्बिका किसे कहते हैं, कीपक किसे कहते हैं, अंडा से, सब तो समझ गए ना। बहुत सिंपल सी बात है जी, बहुत सिंपल सी बात है। आगे चलो ना, समझ लेते हैं ना योनि के बारे में। योनि क्या है जानते हैं? योनि यह एक मूत्र मार्ग है। यह क्या है? यह एक जो होता है, यह मूत्र मार्ग है, अर्थात ये भी जो होता है, यह शिशु जनन, अर्थात जब शिशु का एक जन्म जो होता है, प्रवेश जो होता है, जन्म का द्वार होता है, इसी के द्वारा शिशु जो होता है, क्या होता है, बाहर निकलता है, जन्म लेता है, बाहर निकल जाता है, इसी योनि के द्वारा। योनि का जो बाहरी भाग होता है उसे भग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भग, यानी कि बाह्यतम, योनि का बाह्यतम भाग क्या कहा जाता है? भग कहा जाता है, वल्वा इसको कहते हैं, भग कहा जाता है, याद रखे रहना। और भग में एक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, भग में एक जो होता है, एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे हाइमन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइमन की एक लेयर होती है योनि के अंदर, यहाँ पे हाइमन होता है, एक परत होती है, एक लेयर लगी होती है, एक झिल्ली, बहुत पतली झिल्ली लगी होती है, जिसको कहते हैं क्या? हाइमन कहा जाता है। याद रखिएगा, जिसको क्या कहते हैं? हाइमन झिल्ली। हाइमन झिल्ली का काम क्या होता है? हाइमन झिल्ली जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पहली बार जब यहाँ पे पहली बार रजो दर्शन की क्रिया होगी, जब एक
एक लड़की के अंदर, एक महिला के अंदर जब सबसे पहली बार आर्तव चक्र की क्रिया होती है, मासिक चक्र की शुरुआत होती है, तो इस चक्र के दौरान जो होता है योनि का जो ये हाइलम होता है, ये हाइलम टूट जाता है, जिसके कारण रक्त का स्राव होने लगता है। ये हाइलम या प्रथम मैथुन की क्रिया के दौरान प्रथम संभोग करती है, वह महिला प्रथम बार संभोग करती है, तो ये हाइलम क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, या तो साइकिल वगैरह चलाने से, या तो गेम खेलने से, किसी खेल कूद को, कबड्डी खेलने से, क्रिकेट खेलने से, ये सबसे पहले क्या होता है, ये फट जाती है, टूट जाती है हाइमन। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल थी, इतना तो आप लोगों को स्पष्ट, आप लोगों को क्या होगा, समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं कि इस मादा जनन तंत्र के सारे अंगों के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया कि क्या है। प्राथमिक लैंगिक अंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन है, अंडाशय है। द्वितीयक लैंगिक अंग कौन है भैया, अंडवाहिनी है, गर्भाशय है, ग्रीवा, योनि, यही है। और इन सभी के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया कि अंडाशय क्या है, देख लिया, समझ लिया, झल्लरी क्या है, कीपक क्या है, तुम्बिका क्या है, संकीर्ण पथ क्या है, गर्भाशय क्या है, गर्भाशय के कितने स्तर होते हैं, गर्भाशय के कितने भाग होते हैं। ठीक है, और आप लोगों ने ग्रीवानाल पढ़ा, योनि पढ़ा, योनि क्या है, ये एक मूत्र मार्ग है, बता दिया गया आपको, और ये शिशु का नाल है, अर्थात जो होता है शिशु जो होता है, इसी ये शिशु का जन्म का एक द्वार होता है, जिसके द्वारा शिशु जब यहाँ बना होता है तो इसी योनि से होते हुए, ग्रीवानाल से, सर्विक्स से होते हुए योनि से होकर के बाहर निकल जाता है, तो यही योनि मार्ग है। ठीक है, और जनन की क्रिया की अर्थात मैथुनांग अंग है, ये मैथुनांग अंग है, इसी में मैथुन की क्रिया होती है। आप ये भी कह सकते हैं योनि यह एक मार्ग है जो नर जो होता है अपने शुक्राणु को, अपने वीर्य को इसी योनि के अंदर क्या करता है, छोड़ता है, अपने वीर्य को योनि के अंदर पहुंचाता है, तो उसी प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, वीर्य सेचन, योनि में जब ट्रांसफर कर देता है तब। ठीक, इतना तो आप लोग स्पष्ट एकदम क्लियर समझ गए। अब हम लोग पढ़ते हैं ना निषेचन कैसे होता है, यानी कि जनन कैसे होता है, एक संतान कैसे बनता है, ये भी आप लोगों को समझा देते हैं इसी के अंदर। बहुत सिंपल सी बात है भैया, आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं निषेचन के बारे में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ना निषेचन कैसे होता है, यहां पे इसी के अंदर हम लोग देख लेंगे, पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद देखिए बहुत सिंपल सी बात है। यहां पे मैं एक फैलोपियन ट्यूब को बना रहा हूं, यहां पे एक दूसरे स्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है, जरा ध्यान से देखना, एक स्ट्रक्चर है, ये एक फैलोपियन ट्यूब बनाई जा रही है। ठीक है, यह एक फैलोपियन ट्यूब बनाई जा रही है भैया, एक फैलोपियन ट्यूब, ये हो गया अंडाशय। क्या हो गया, अंडाशय। नाम तो आप लोग यहां जान ही रहे हैं, यहां अंडाशय। तो अंडाशय में जो होता है अंडाणु का निर्माण होगा, कब होगा, जब एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलेगा तब, हार्मोन्स जब स्रावित होगा। ये हार्मोन्स कब स्रावित होता है, लगभग जो होता है 11 से 12 वर्ष में, 11 से जो होता है 12 वर्ष की आयु में, वर्ष, ठीक है ना, कि आयु में ये जो होती है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव होता है, हार्मोन्स का क्या होता है, स्राव होता है। कब होता है भैया बताओ, 11 से 12 वर्ष की आयु में। ठीक है, ऐसे मनुष्य में जो होता है, नर में जो होता है ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, जैसे दाढ़ी मूछ सब परिपक्वता, कठोरता शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाती है नर में, तो टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है, हार्मोन्स के कारण। लेकिन मादा में कब होता है, 11 से 12 वर्ष की आयु में हो जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स इसी अंडाशय से सिक्रिएशन होगा, अंडाशय से बाहर निकलेगा, जैसे बाहर निकलेगा तो महिला के अंदर जो होता है, इनके लैंगिक अंगों में, द्वितीयक लैंगिक अंगों में विकास अर्थात मैच्योरिटी उत्पन्न होने लगती है, धीरे धीरे उनमें परिपक्वता आने लगती है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये 11 से 12 वर्ष की आयु में स्रावित होता है। जैसे स्रावित होगा ना तो अंडाणु यहाँ बनने लगेगा, यह अर्थात बन जाएगा। देखो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं एक अंडाणु बना दे रहा हूँ, एक ओवम बना दे रहा हूं, इसके ऊपर ना एक जोना पेल्यूसिडा का आवरण होता है अंडाणु के ऊपर, ये अगुणित होती है भैया, जैसे शुक्राणु अगुणित होता है वैसे ये भी अगुणित होती है। ठीक है, अगुणित का मतलब होता है इसके अंदर ना 23 क्रोमोसोम होता है, बस खाली 23 क्रोमोसोम, अर्थात एक यन में होता है ये। ठीक है, अंडाणु अगुणित होती है। अब देखिए यहाँ पे अभी बताया आपको कि यहाँ पे क्या होता है जानते हैं, यहाँ पे एक छिद्र होती है, फिम्बरिया में एक छिद्र होता है, जिसको हम छिद्रवा को क्या कहते हैं बताओ,
उस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, आस्टियम छिद्र कहते हैं। तो आस्टियम से ये अंडाणु निकल करके ओवुलेशन करेगा, जब बन जाएगा यहाँ ओवरी में। तो याद भी रखना, दो ओवरियां होती हैं, दो अंडाशय होते हैं। यहाँ पे देखिए एक अंडाशय ये है, एक अंडाशय ये है। तो दोनों अंडाशय में साथ में अंडाणु नहीं बनता, एक ही अंडाशय में बनेगा। ठीक है, ये एक चक्र चलता है, हर महीने का एक चक्र चलता है। जैसे ये राइट साइड का है, अगर राइट साइड में अगर अंडाणु बना हुआ है, यहाँ इधर साइड अगर इस मंथ में बना हुआ है, तो इस मंथ इधर साइड नहीं बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो जब इस इधर का जब बन जाएगा, इसका जब साइकिल पूरा हो जाएगा, तो इधर ये डिस्ट्रॉयड हो रहता है, तब इधर यहाँ पे बनता है अंडाणु, यहाँ बनता है, तब इधर यहाँ नहीं बनता है। तो एक ही तरफ अंडाणु बनता है। ठीक है, चाहे लेफ्ट साइड बने चाहे राइट साइड, यानी कि राइट साइड बनेगा तो लेफ्ट साइड नहीं बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा तो राइट साइड नहीं बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस बात ध्यान में रहे। तो ये देखिए आस्टियम से जो होता है ये निकल करके बाहर चला आएगा, कहां चलाएगा, इसी कीप के अंदर आ गया। ध्यान देना, यहां पे मैंने इसको निकाल दिया। ठीक है, ये अंडाणु चलाया कहां पे, कीप के अंदर आ गया, ओवुलेशन हो गया। इसी प्रक्रिया को, यानी अंडाशय से अंडाणु का बाहर जाने की प्रक्रिया, बाहर निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। किस छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है, आस्टियम छिद्र के द्वारा। अब बाहर आ गया ये, अब बाहर आके जानते हैं ये मुड़लका वाला भाग जो है, यहाँ पे देखो जो मुड़ा हुआ भाग है ना, इसी भाग के पास आ जाता है। यहाँ पे मैंने इसी को दिखा देता हूं, ध्यान देना, यहां पे आ गया ये। ठीक है, यहां पे आ गया अंडाणु, यहां पे आ गया ना। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। देखो बहुत स्पष्ट। ठीक, ये आ गया अंडाणु, यहां पे आ गया, अंडोत्सर्ग हो गई। अब कहां पे आ गया जानते हैं, ये आ गया तुम्बिका के अंदर आ गया। कहां पे, तुम्बिका के अंदर आ गया, अंडोत्सर्ग हो गया, तुम्बिका के अंदर आ गया। अब क्या होगा जानते हैं, अब अगर उस महिला के अंदर सहवास की क्रिया हो जाती है, अगर एक जो होता है नर, जो होता है एक मादा एक नर, दोनों में एक सहवास की क्रिया, संभोग की क्रिया होती है, तो नर का जो शिश्न होता है इसी योनि से प्रवेश करेगा। जो नर का शिश्न होगा वो योनि से प्रवेश करेगा और योनि में ही अपने वीर्य को ट्रांसफर कर देगा। कहां पे ट्रांसफर कर देगा, योनि में। अब वीर्य जो होगा, वीर्य देखिए इसी योनि में वीर्य जो होता है, जो शुक्राणु छोड़ता है, वो करोड़ों शुक्राणु छोड़ता है एक बार में। तो ये शुक्राणु सभी साथ में यहां पे देखो मूवमेंट करते हुए, ऐसे गति करते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे देखो ऐसे गति करते हुए, तैरते हुए ना, ऐसे पूरे गर्भाशय में चले जाते हैं और गर्भाशय में जाके दोनों अंडवाहिनी नलिका में बढ़ जाते हैं। बना तो एक ही तरफ रहेगा अंडाणु, अब दोनों तरफ ऐसे बढ़ जाएंगे। अब मान लो इस तरफ अंडाणु बना है, अब ये लोग तैरते हुए, स्विमिंग करते हुए ऐसे देखो, ध्यान से देखना, ऐसे ये तैरते हुए देखो ये चले जा रहे हैं, गति करते चले जा रहे हैं, गति करते चले जा रहे हैं और ये गति करते हुए अंडाणु के पास पहुंच गए। कहां पे, अंडाणु के पास पहुंच गए। अंडाणुआ के पास जैसे पहुंचेंगे, ये अंडाणु के पास पहुंच के इसके शीर्ष भाग पे, शुक्राणु के शीर्ष भाग में एक एक्रोसोम भाग होता है। ठीक है, कौन सा, एक्रोसोम, जो स्पर्मलाइसिन नामक एंजाइम स्रावित करेगा, जिससे ये देखो ये यहां पे मैं दिखा दे रहा हूं, खुद पूरा स्पष्ट समझ में आ जाए। ये आवरण है मादा का, अंडाणु का आवरण, जिसे जोना पेलुसिडा कहा जाता है। इसको तोड़ना पड़ेगा तभी इसके अंदर ये जा पाएगा। ठीक है, इसको तोड़ेगा ये, तो तोड़ दिया जाता है। यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो ये इसको तोड़ेगा, किससे, एक स्रावित करेगा एंजाइम, जिसको बोलते हैं स्पर्मलाइसिन एंजाइम, हार्मोन्स भी कह सकते हैं आप। स्पर्मलाइसिन एंजाइम ये छोड़ेगा तो ये जो जोना पेलुसिडा होगा ये टूट जाएगा, और टूटेगा तो शुक्राणुआ जो होगा इसी के अंदर ऐसे घुस जाएगा धड़ से, और जब चला गया ना तो देखो निषेचन हो गया। निषेचन किसे कहते हैं, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयनित होने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। अर्थात नर युग्मक जब मादा युग्मक से मिल जाता है, उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, तो उसी प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। तो समझ गए ना भैया, पूरा क्लियर हो गया ना, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। अब यहाँ निषेचन हो गया, अब नर युग्मक मादा युग्मक मिल गया, तो अब ये बना लेगा, क्या जानते हैं, ये जाइगोट बना लेगा, युग्मनज। ध्यान देना, बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर चीज है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं हम आपको। यहाँ पे देखिए ये निषेचन क्रिया हो गई, यहीं पे हो गया। मान लो शुक्राणु ये आ गया, यहाँ पे मैं बाहर करके दिखाया हूँ, इसी अंदर होता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही, यानी कि अंडवाहिनी नलिका के अंदर ही निषेचन हो रहा है। तो निषेचन हो गया तो क्या बन गया, युग्मनज बन गया, युग्मनज बन गया। अब ये युग्मनज कैसा हो गया बताओ, अभी ये अगुणित था ना ये दोनों, तो दो अगुणित मिल गए तो क्या बन गए,
द्विगुणित अर्थात युग्मनज कैसा होता है, द्विगुणित होता है। अब युग्मनज बन गया। अभी युग्मनज कितनी कोशिका है, एक कोशिका, क्योंकि 23 तो शुक्राणु लेके आया और 23 थे अंडाणु के पास था, तो कितने हो गए 46 गुणसूत्र। तो 46 गुणसूत्र की क्या कही जाती है, एक कोशिका। अर्थात युग्मनज हमेशा एक कोशिकी ही रहता है, युग्मनज एक कोशिकी में रहता है। तो एक कोशिका बन गई यहां पे। अब क्या होगा कि अब इस कोशिका में विदलन चालू हो जाएगा। युग्मनज में क्या चालू हो जाएगा, विदलन चालू, विदलन प्रक्रिया। विदलन से लगातार बार बार समसूत्री विभाजन होगी इसी युग्मनज में, बार बार। विदलन किसे कहते हैं, युग्मनज में बार बार समसूत्री विभाजन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। अब विदलन हो गया, ध्यान देना, यहां विदलन हो जाएगा तो युग्मनज अब धीरे धीरे युग्मनज एक कोशिका से कितनी कोशिका में जाएगा, दो कोशिका में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16, 16 से 32, 64, 128 ऐसे कोशिका बनती चले जाएगी। तो कितने दिन तक यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में बनेगा भैया, सिर्फ 3 दिन तक। कितने दिन तक, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। फैलोपियन ट्यूब नलिका में, अंडवाहिनी नलिका में जो होती है युग्मनज कितने दिन रहेगी, 3 दिन। यानी कि यहां पे निषेचन होने के बाद अंडवाहिनी नलिका में युग्मनज 3 दिन तक रहता है। 3 दिन के बाद युग्मनज चला आता है कहां पे, कहां पे, कहां पे, गर्भाशय में। याद रखो, आ गया कहां पे, गर्भाशय में। 3 दिन के बाद गर्भाशय में आ जाएगा और 3 दिन यहां भी रहेगा, गर्भाशय में भी रहेगा। कितने दिन तक, 3 दिन तक। लेकिन विदलन प्रक्रिया चलती रहेगी, कोशिका बढ़ती रहेगी, विभाजन होकर कोशिका बढ़ती रहेगी। 4, 8, 10, 16, 32, 64 ऐसे बनता चला जाएगा, कोशिका बनती रहेगी। 3 दिन के बाद यानी निषेचन के 6वें दिन के बाद ये जो है, ये देखो यहां पे बना है, देखो अंतः गर्भाशय स्तर, इसी अंतः गर्भाशय से ये जो है जाके चिपक जाता है। इम्प्लांटेशन 6 दिन के बाद हो जाता है। और जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ध्यान देना, ये जब चिपक जाएगा, इसी से आके देखो यहाँ पे मैंने बना दिया, ये आके जुड़ गया और जुड़ने के बाद ये जो बन रहा है, इसके अंदर जो कोशिका बन रही है भैया, ये है एक भ्रूण। यहाँ पे मैंने बना दिया, ये भ्रूण बन रहा है। ठीक है, अब इसको जो है, इससे, इसी भ्रूण से एक नली निकलेगी, यहां नलियां निकल के इसी से जाके जुड़ जाएगी, गर्भाशय से जुड़ेगी। तो अब इसको बोलते प्लेसेंटा, जिसे बोला जाता है अपरा। अब इसको मादा के आहार नाल से ये जुड़ जाएगी, तो इसे मादा के रक्त से, मादा के जो होता है ब्लड से, इसके अंदर ब्लड के द्वारा इसके अंदर, इसी प्लेसेंटा से इसके अंदर ऊर्जा आने लगेगा, एनर्जी आने लगेगी, पोषण आने लगेगा, श्वसन की क्रिया होने लगेगी भ्रूण के अंदर, उत्सर्जन की क्रिया होने लगेगी भ्रूण के अंदर। सब किसके अंदर होगा, किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा, इसी के द्वारा आदान प्रदान किया जाने लगेगा, जिससे अब ये भ्रूण धीरे 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 इसी यूट्रस में, इसी गर्भाशय में ग्रो करने लगेगा, ग्रो करने लगेगा। और 9 महीने, ठीक है, 9 मंथ, ठीक है, 9 मंथ टू 9 मंथ से 10, ठीक है, 9 महीने 10 दिन, 9 महीने 10 दिन में ये पूरा भ्रूण एक संतान में बदल जाएगा, एक डाटर्स में बदल जाएगा। जैसे डाटर में बदलेगा वैसे जो होगा, इसमें संकुचन स्टार्ट होगी, गर्भाशय में संकुचन होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकलेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकलेगा, गर्भाशय में संकुचन, और ये थैली जो होगी फटेगी और ये गर्भाशय क्या होगा, निकलेगा, जो होता है भ्रूण निकलेगा, ये डाटर्स निकल करके इसी योनि मार्ग से होते हुए बाहर निकल जाएगा, यानी कि एक संतान का क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यदि निषेचन क्रिया नहीं हुई तो। अभी तो बात कर रहे थे निषेचन क्रिया हो गई, निषेचन क्रिया हो गई, अगर निषेचन क्रिया नहीं होती तो यह अंडा कहां जाता है, अंडे का क्या होता है, ये भी तो बात होती है ना भैया। तो चलो आगे देख लेते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया, तो चलिए समझते हैं आगे की तरफ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से बना लेते हैं, फिर से देखो यहां पे मैंने बना दिया, यहां अंडाशय बन गया, ये अंडाणु बन गया, अंडोत्सर्ग क्रिया हुई, अंडाणु आ गया यहां पे। ठीक है, अब निषेचन क्रिया नहीं हुई, अर्थात शुक्राणु उसके अंदर नहीं आया, तो ये अंडा धीरे 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 गति करते हुए 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 धीरे 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 चला आएगा गर्भाशय में।
कितने दिन के बाद धीरे 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 पहुंचते पहुंचते ये चला आएगा भैया गर्भाशय में। कहां आ जाएगा? गर्भाशय में। ध्यान देना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लग जाएगा इसको यहां तक चक्र होने में पहुंचने में 28 दिन। कितने दिन? 28 दिन। अर्थात एक जो होता है मासिक चक्र का जो दिन होता है वो कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। ठीक है, अब 28 दिन निषेचन नहीं हुआ। जब निषेचन नहीं होगा तो इसी गर्भाशय के जो अंतः गर्भाशय स्तर है इसमें संकुचन उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा दोस्तों? संकुचन उत्पन्न होगा। और संकुचन जब उत्पन्न होगा तो ये अंडाशय जो होगा, ये अंडाणु जो होगा, जो गर्भाशय में आ गया, तो ये टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और टूट करके खराब रक्त के रूप में, इनप्योर ब्लड के रूप में ये यहां पे स्रावित होकर के योनि से बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, योनि से बाहर निकलेगा। और कितने दिन तक स्रावित होगा? 3 से 4 दिन, 4 से 5 दिन तक ये लगातार इस रक्त के रूप में स्रावित होगा। और इसी रक्त के साथ ये अंडा टूट टूट करके बाहर निकल आएगा। समझ गए ना? ये अंडा बाहर निकल आएगा। इसी प्रक्रिया को मासिक चक्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। और ये हर महीने होता रहता है। लेकिन निषेचन हो जाने के बाद भैया ये मासिक चक्र बंद हो जाता है। कब तक बंद रहेगा? शिशु जन्म ले लेने तक बंद रहेगा। ठीक है, मासिक चक्र यानी निषेचन होने के बाद मासिक चक्र क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। यानी अंडाणु का बनना समाप्त हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन्स की क्या हो जाती है? न्यूनता हो जाती है। तो आप लोग आर्तव चक्र भी समझ गए कि आर्तव चक्र किसे कहते हैं। अंडाणु का यही देखिए एक चक्र है। ठीक है, समझ गए ना? मादाओं में जो जनन चक्र चलता है उसी चक्र को आर्तव चक्र, मासिक चक्र, उसी को कहा जाता है। समझ गए ना भैया? तो ये था पूरा का पूरा। अगर निषेचन नहीं होगा तो अंडा टूट कर 28 दिन के बाद निकल जाएगा। अगर हो गया तो जाइगोट बना के धीरे धीरे यहां अंतरोपण करके एक संतान बना लेगा। समझ गए? तो आई होप आप लोगों को इस हेडिंग से पूरा का पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन उठता रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और जो है हमारा वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे DRS बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।